नमस्कार साथियों, मैं अंकुर विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नोट एकेडमी में। आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो एग्जाम आप सब बच्चों का चल रहा है वर्तमान में, बच्चों उसमें 4 से 5 सवाल आपके 100 में से केवल और केवल कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। और कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिनसे सवाल आपके पेपर में बन रहा है, उन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा बहुत ही छोटी छोटी सी वीडियो में, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर हमें कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी सी वीडियो हो और हमारा वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, इतना कि ताकि हम पेपर में वो क्वेश्चन उस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ गलत ना हो। ठीक है भाई, तो ये वीडियो जो है बच्चों, ये मेमोरी के टॉपिक पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसमें। ठीक है, मेमोरी का जो टॉपिक है आप लोगों का, इस क्लास को मैं बैच के अंदर तकरीबन 3 क्लासेस होती है 1-1 घंटे की, उसमें मैं इसको करता हूं पूरा कवर। लेकिन इतना कंटेंट इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, वीडियो भले ही छोटी सी हो, लेकिन अगर आपका सवाल मेमोरी से आपके पेपर के अंदर आया तो बच्चों वो सवाल बचेगा नहीं इस वीडियो से। ठीक है, कम से कम 1 सवाल और मैक्सिमम 2 सवाल आपके पेपर के अंदर इस टॉपिक से आते हैं। और रेलवे एनटीपीसी के पेपर में अगर आप लोग देखोगे, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उनके शिफ्ट में 1 सवाल मेमोरी का पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना और ये भी बताना लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जहां पर भी मतलब आपका कंप्यूटर का सिलेबस ऐड है और वहां पे मेमोरी का टॉपिक पूछा जाता है, जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, या फिर बीएसएफ एससीएम वाले बच्चे हैं, ठीक है, और अलग कोई बच्चा है जिसके एग्जाम के अंदर कंप्यूटर आता है, तो ये वीडियो उसके लिए भी रहेगी। ठीक है, स्पेशल ये एनटीपीसी के लिए है, बाकी देख इसको सब बच्चे सकते हैं जहां पर भी कंप्यूटर आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। परीक्षा से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाए। जो बच्चा अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लेगा वो इस टॉपिक से आया हुआ सवाल गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है कि सर मेमोरी किसे कहते हैं। बच्चों मेमोरी की अगर मैं बात करूं, जैसे हम मनुष्य है, हमारी भाई हम भी तो बहुत सारी चीजें याद रखते हैं, तो हम भी कुछ चीजें याद रखते हैं। जो हम चीजें याद रखते हैं वो कहां सेव होती है, हमारे मेमोरी में होती है, हमारे दिमाग में सेव होती है बच्चों वो। ठीक है, तो भाई इसी प्रकार कंप्यूटर भी जो है, कंप्यूटर डेटा और जो निर्देश है, ठीक है, इन सभी को क्या करता है, संग्रहण करता है। ठीक है, उसके अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर भी डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती है, और उसी क्षमता को क्या कहा जाता है, उसी क्षमता को कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो और भाई एक नोट करने वाली बात यह है कि मेमोरी जो है बच्चों, मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। ठीक है, बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, इसलिए काम नहीं करेगा बच्चों, जो भी इनपुट हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं, ठीक है, अब वो इनपुट सबसे पहले कहां जाता है, वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है, यानी कि आपका वो रैम के अंदर जाता है। ठीक है, और रैम से फिर सीपीयू क्या करता है, सीपीयू आपसे रैम से उस डेटा को एक्सेस करता है और फिर प्रोसेस करता है और फिर आपको वो आउटपुट देता है। ठीक है ना, और अगर हमारे कंप्यूटर में रैम ही नहीं है, मेमोरी ही नहीं है, तो बच्चों फिर कंप्यूटर काम कैसे करेगा। हम जो इनपुट देंगे, ठीक है, वो कहां जाएगा, जब मेमोरी में जाएगा, जब मेमोरी नहीं है तो फिर जाएगा कहां। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा बिना मेमोरी के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अगली बात, मेमोरी में जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में, वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये भी सवाल बन सकता है पेपर के अंदर। तो बच्चों वो होता है बाइनरी डिजिट के रूप में। किसके रूप में, बाइनरी डिजिट के रूप में। और नोट करने वाली बात यह है कि बच्चों प्रत्येक 0 या 1, ठीक है, ये जो 2 अंक है 0 और 1, इनको बाइनरी अंक भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये 1 बिट यानी कि बाइनरी डिजिट इनको कहा जाता है, जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा सेव होता है वो बाइनरी जो अंक है उसके अंदर होता है। बाइनरी अंक तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, और बाइनरी का जो शॉर्ट फॉर्म है उसे वो होता है बिट, और बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। ये सवाल भी बन सकता है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अब मेमोरी सेल के बारे में थोड़ा आप समझेंगे सारे बच्चे। मेमोरी सेल क्या होता है बच्चों, जो मेमोरी सेल है ये है एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, जो किसी भी डेटा को 0 या 1 के रूप में डेटा का एक बिट स्टोर करता है। ठीक है, सेल। और ये जो बहुत सारी जो सेल होती है, इन सेल्स से मिलकर ही आपकी मेमोरी बनती है। ठीक है, मेमोरी किसका समूह है, अगर आपसे पूछा जाए मेमोरी किससे बनी होती है, तो मेमोरी बहुत सारे सेल्स से बनी होती है। ठीक है बच्चों, और जो सेल्स होता है ना, सेल्स ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है सेल्स, जो किसी भी डेटा को 0 या 1 की फॉर्म में डेटा को 1 बिट के रूप में स्टोर करता है।
ठीक है। मेमोरी अनेक सेल से मिलकर बनी होती है तथा वो जो सेल है उन सेल को लोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकेशन। ये सवाल पूछा गया है पेपर के अंदर बच्चों। जितने भी फैक्ट लेकर आया हूं ना, हर एक फैक्ट किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आपको ये फैक्ट ही याद कर लेने हैं जो मैं समझा रहा हूं, समझ के। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, नोटबुक एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। वहां से डाउनलोड करके ये पीडीएफ याद कर लेना, इसके फैक्ट याद कर लेना। बस इतना कर जाओ, पेपर में मेमोरी से सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा दावा है बच्चों। इसके बाद मेमोरी में प्रत्येक लोकेशन, ठीक है, प्रत्येक लोकेशन की एक पहचान संख्या होती है, उस पहचान संख्या को एड्रेस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखनी है आपको ये बात भी, ठीक है बच्चों। आगे बात करता हूं मेमोरी की जो यूनिट्स है आपकी। भाई मेमोरी की जो यूनिट्स है, मेमोरी की जो इकाई है, मैंने आपको बताया मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई बिट होती है। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है मेमोरी की? सवाल आ सकता है, वो होती है जियोबाइट। उनके बीच में बहुत सारी इकाई होती है, जिस इकाई के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा डेटा सेव करते हैं। तो अलग अलग इकाई है। सबसे छोटी बिट होगी बच्चों, उस बिट के अंदर क्या होता है? या तो 0 या फिर 1, ठीक है। और एक निबल में 4 बिट होती है, ये भी एक मेमोरी की इकाई होती है, ठीक है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। और एक बाइट बच्चों 2 निबल के बराबर भी होती है। और 1 किलोबाइट में, ठीक है, 1024 बाइट होते हैं। 1 MB में 1024 KB होते हैं। 1 GB यानी कि गीगाबाइट 1024 MB। जो आप लोग नेट यूज करते हो, 1 GB नेट यूज करते हो, उस 1 GB नेट का जो मतलब है उसके अंदर आपकी 1024 MB होती है। MB का मतलब मेगाबाइट। सवाल मेमोरी की इकाई से बहुत अच्छा सवाल बनता है। किस तरीके का? कि आपको इनमें से वो कोई 4 यूनिट दे देगा, आपसे कहेगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करो? सेट करो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इनको सेट करो। तो भाई आपको ये जो क्रम है ना, ये क्रम इस तरीके से याद रखना है। बिट, निबल, बाइट, ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटाबाइट और जियोबाइट। सबसे बड़ी इकाई जियोबाइट, ठीक है बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर बात करूं तो भाई जो मेमोरी है आप लोगों की, वो कितने भागों में बांटा गया है उसको? क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। अगर पेपर में सवाल आया कि मेमोरी का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो दो आपको भाग बताने हैं किसके? मेमोरी की, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर बात करूं बच्चों प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, या फिर आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि इंटरनल मेमोरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी इसको कहा जाता है बच्चों। ये सहायक मेमोरी भी होती है, ठीक है। इसको सेकेंडरी मेमोरी इंग्लिश में और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर बाहरी मेमोरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक प्राथमिक और बाहरी द्वितीयक, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों जो प्राथमिक मेमोरी है आपकी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। देखिए जब मेमोरी शब्द का हम उपयोग करते हैं कभी भी आम बोलचाल में भी, ठीक है, तो बच्चों उसका आशय मुख्य मेमोरी से ही होता है। किससे होता है? मुख्य मेमोरी से ही होता है। इसे प्राथमिक मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर इसको आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। ये जो प्राथमिक मेमोरी, सेमीकंडक्टर, आंतरिक, ये जो लिख कर लाया हूं, ये फैक्ट डायरेक्ट पेपर के अंदर आए हुए हैं, इनको याद कर लेना बच्चों, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज। और भाई मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है, एक सेमीकंडक्टर चिप होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मुख्य मेमोरी क्या होती है बच्चों? तेज होती है, ठीक है। ये जो है डेटा को बहुत जल्दी क्या करती है? स्टोर करती है, और सीपीयू इनसे बहुत जल्दी डेटा को क्या करता है? एक्सेस करता है। तो ये तेज होती है किससे? सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है आपकी। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद बात करूं तो बच्चों प्राइमरी मेमोरी में ही हम लोग, प्राथमिक मेमोरी में ही हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके प्रकार। तो जो आपकी मुख्य मेमोरी है, ठीक है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये बच्चों 2 प्रकार की होती है। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। एक तो आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी आपकी रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। जो रैम है आपकी, रैम, अभी रैम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके प्रकार याद कर लो। सवाल बनता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है और रैम कितने प्रकार की होती है। एक तो स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म, एस रैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनकी फुल फॉर्म से सवाल बहुत ज्यादा आता है। एक तो फुल फॉर्म से, और जो आपकी जो यूनिट है मेमोरी की, इनसे सवाल 100% आता है पेपर के अंदर, ज्यादातर इनसे ही आता है बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और इनकी जो विशेषता है उनके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो और इस वीडियो को पूरा देख के, ठीक है, ये कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी बच्चों, ठीक है। वीडियो छोटी सी है लेकिन कंटेंट की कमी नहीं है। अगर टॉपिक से सवाल आया तो सवाल ध्वस्त है पेपर में ही, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, ये 3 प्रकार की आपकी, पीरोम, और बच्चों एक ईपीरोम और एक आपका
EEPROM, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। क्या सर प्राथमिक मेमोरी ये दो ही होती है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आपकी एक होती है कैश मेमोरी। कौन सी? कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी भी जो है, कैश मेमोरी ये भी जो है आपका मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी का ही भाग होती है कैश मेमोरी। इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आप यहां तक ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं रैम के बारे में आपको बता दूं। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है बच्चों रैम देखने में कुछ इस प्रकार की, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी रैम होती है, ये सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है, ठीक है। कीबोर्ड और जो अन्य इनपुट डिवाइस है, ठीक है बच्चों, उनसे जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग से पहले रैम में ही डेटा जो है वो सेव होता है और फिर सीपीयू द्वारा वहां से आवश्यकता के अनुसार उसको एक्सेस किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। मैंने बताया था ना आपको, कंप्यूटर में जो भी आप लोग इनपुट दोगे वो सबसे पहले कहां जाएगा? सबसे पहले आपके पास रैम में जाएगा वो, ठीक है। फिर रैम से सीपीयू एक्सेस करेगा और फिर प्रोसेसिंग करके आपको रिजल्ट देगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में आपको आउटपुट देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। और रैम के बारे में और विशेषता क्या है? ये जो है रैम आपकी, ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। इसके अंदर जो भी डेटा सेव होता है वो अस्थायी रूप से सेव होता है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो सारा का सारा कहां जा रहा है? आपकी रैम के अंदर जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही अगर लाइट बंद होगी या फिर कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट कट गया, अचानक कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो जो डेटा आप लोग उसके अंदर जो काम कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर, जो भी फाइल आपने खोल रखी थी, अगर वो आपने सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं करी तो वो सारी की सारी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी, वो दोबारा आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की ये खासियत है। ये क्या है? एक अस्थायी है, इसमें डेटा स्थायी रूप से सेव नहीं होता, ठीक है बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर यानी कि जब कंप्यूटर चालू होता है, यह कंप्यूटर को डेटा को जल्दी से जल्दी एक्सेस करने की अनुमति देती है, ठीक है बच्चों। खासकर उन प्रोग्राम और फाइलों के लिए जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हम वर्तमान में काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है, तो उस वो जो वर्क है वो कहां पे उस टाइम पर होता है स्थायी रूप से सेव? तो वो रैम के अंदर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। कंप्यूटर के बंद किए जाने पर इस मेमोरी में संग्रहित जो सूचनाएं हैं, जो डेटा है, वो अपने आप नष्ट हो जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। और इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के बंद हो जाने पर वो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी वही मेमोरी होती है जो लाइट के बंद हो जाने पर, लाइट कट जाने पर अचानक डेटा खत्म हो जाए, सारा का सारा डेटा मिट जाए, ठीक है। ये क्या है? वोलेटाइल है, अस्थायी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं। और रैम जो है कंप्यूटर की गति और प्रदर्शन को प्रभावित करता है, यानी कि जितनी ज्यादा रैम होगी आपके सिस्टम के अंदर, उतना ज्यादा सिस्टम काम करेगा, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा डेटा अपने यहां स्टोर कर सकती है और सीपीयू फिर स्पीड से उसको जो है वहां से एक्सेस करके डेटा को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। जितनी बड़ी रैम उतना तेज कंप्यूटर काम करेगा। इसलिए हम लोग अपने मोबाइल के अंदर भी और कंप्यूटर के अंदर भी रैम ज्यादा रखना चाहते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर या हमारा मोबाइल अच्छे से काम करे। इसलिए हम लोग अधिक रैम वाला मोबाइल खरीदते हैं ज्यादातर, ठीक है बच्चों। रैम के दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम कौन सी रैम होती है? इस रैम के अंदर जो डेटा होता है बच्चों, उस डेटा को बनाए रखने के लिए, ठीक है, हमें स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन जो डायनेमिक रैम होती है, इसके अंदर जो डेटा होता है, उस डेटा को इस मेमोरी के अंदर बनाए रखने के लिए हमें बच्चों डायनेमिक रैम को, ठीक है, रिफ्रेश करने की जरूरत बार बार पड़ती है, ठीक है। रिफ्रेश करने की जरूरत बार बार पड़ती है, ताकि इसके अंदर क्या होता है? कैपेसिटर होते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या होते हैं? कैपेसिटर्स। उनको चार्ज करने के लिए बार बार इस रैम को, डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। ये बात ध्यान रखो, पेपर के अंदर सवाल आएगा एस रैम और डी रैम में से कौन सी बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है? तो डायनेमिक आंसर होगा बस, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, बस ये बात ध्यान रखो, आवश्यकता बार बार पड़ती है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। अगला है आपका रोम। रोम यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन इस यहां से बनेगा फुल फॉर्म से, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये आपकी, ये भी बच्चों इस तरीके की होती है, ये आप देख लो रोम, ठीक है। रोम भी और रैम भी कहां पर स्थिर होती है? तो ये आपके मदरबोर्ड में होती है। जो कंप्यूटर सिस्टम में जो आपका, जिसको आप सीपीयू बोलते हो, जो बड़ा सा डब्बा है, वो कैबिनेट होता है, सीपीयू नहीं होता। और उस कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड पर ये रैम और रोम आपकी स्थायी रूप से, ठीक है,
जो रोम है वो इस तरीके से लगी होती है स्थायी रूप से, और जो रैम है वो भी उसी स्लॉट के अंदर वहीं लगी होती है, जगह होती है। ठीक है बच्चों, रैम को हम बार बार निकाल भी सकते हैं और अलग रैम लगा भी सकते हैं, लेकिन रोम आपकी इनबिल्ट होती है इस प्रकार से। ठीक है, किसके अंदर, आपके मदरबोर्ड के अंदर होती है रैम और रोम, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इस मेमोरी जो रोम है आपकी, इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं इसकी शॉर्टकट में बताऊं आपको, रोम जो मेमोरी है ये एक स्थायी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। लाइट अचानक चली जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, उसके बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो ये याददाश्त नहीं भूलती। ये इस मेमोरी के अंदर जो डेटा सेव होता है वो परमानेंट सेव रहता है रोम के अंदर। और रोम एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है, परमानेंट मेमोरी है, और डेटा नष्ट नहीं होता लाइट भाग जाने के बाद, कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद। इसलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रोम को क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, अगली बात करूं इसके बारे में, तो रोम के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार आप लोगों को पढ़ने हैं। एक तो पीरोम, पीरोम एक मेमोरी होती है, रोम का ही प्रकार है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बच्चों, इस मेमोरी में केवल एक ही बार प्रोग्राम को लिखा, मतलब कि प्रोग्राम डाला जाता है इसके अंदर, उसके बाद इस प्रोग्राम को अंकित करने पर वह स्थायी रूप से सेव हो जाता है पीरोम के अंदर, और फिर उसको हम लोग बदल नहीं सकते कभी भी, ना डिलीट कर सकते पीरोम वाली मेमोरी के अंदर, जो रोम का प्रकार है। लेकिन जो ईपीरोम है आपकी, ईपीरोम के अंदर इसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो भी डेटा, जो भी प्रोग्राम हम लोग सेट करते हैं, सेव करते हैं, उसको डिलीट किया जा सकता है। किसके माध्यम से? अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से, यानी कि बच्चों परावैंगनी किरणों के माध्यम से। ठीक है, ईपीरोम के अंदर। और तीसरा है आपका ईईपीरोम। इनकी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इनकी विशेषता से ज्यादा इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा होता है, ठीक है बच्चों, उसको जो है विद्युत तरंगों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ईपीरोम के अंदर जो डेटा होता है वो परावैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है, और ईपीरोम के अंदर विद्युत तरंगों के माध्यम से, इलेक्ट्रिकली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो ईपीरोम के जैसी है? ठीक है बच्चों, वो कौन सी मेमोरी होती है, ये आप मुझे कमेंट में उत्तर दोगे अगर किसी बच्चे ने ये पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बात करूं तो भाई अगला देख लो आप लोग। अब है बच्चों कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो कैश मेमोरी को प्राथमिक स्टोरेज का हिस्सा कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी का ही एक भाग होता है आपकी कैश मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार की तीव्र और तेज मेमोरी होती है बच्चों, कैश मेमोरी। ठीक है, और ये जो कैश मेमोरी है इसका उपयोग सीपीयू के द्वारा तेज प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, जो डेटा बार बार उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, जो निर्देश है और डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है। देखिए बच्चों, आप एक बात समझिए, ये है आपका सीपीयू, ठीक है भाई, मान लिया ये है सीपीयू, और यहां पे है रैम। ठीक है, अब सीपीयू और रैम के बीच में इस हिस्से पर यहां पे आपकी होती है कैश मेमोरी। सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी होती है बच्चों? कैश मेमोरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सीपीयू जो है, सीपीयू जो भी डेटा एक्सेस करता था प्रोसेसिंग के लिए, वो पहले रैम से करता था। ठीक है, लेकिन रैम के और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी आ गई, कैश मेमोरी। और ये कैश मेमोरी क्यों आई? क्योंकि सीपीयू जो है भाई, जो डेटा बार बार प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है, उसको सीपीयू बार बार रैम से लेता था तो समय लगता था ज्यादा, तो उस समय को कम करने के लिए, ताकि सीपीयू स्पीड से काम कर सके, कंप्यूटर आपका स्पीड से काम कर सके, तो फिर कैश मेमोरी को लाया गया बीच में इनके। और ये कैश मेमोरी अब जो है सीपीयू किससे करता है? सीपीयू कैश मेमोरी से क्या करता है? डेटा को एक्सेस करता है, बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज से। हालांकि कैश मेमोरी की जो क्षमता है वो रैम से बहुत कम होती है, रैम की ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो इसमें वही डेटा बार बार एक्सेस किया जाता है जिसको यूजर बार बार उपयोग करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, इंपोर्टेंट बात यह है जो मैंने नोट में यहां लिखी है। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्थित होती है, जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। ये सवाल, ये फैक्ट पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला अगर बात करूं तो बच्चों अगला है आपका रजिस्टर मेमोरी। ठीक है बच्चों, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर एक छोटी और तेज मेमोरी होती है। ये मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होती है, ये मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, और इसे सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है, और यह केवल सीमित मात्रा में डेटा को स्टोर रखती है, वो भी अस्थायी रूप से।
ठीक है बच्चों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, रजिस्टर के बारे में। एज इट इज याद कर लो, ऐसा कैसे ही पेपर में सवाल बना तो बता रहा हूं गलत नहीं होगा। इतनी छोटी वीडियो में इतना सब कुछ कंटेंट आपको बच्चों मेरे ख्याल से नहीं मिल, कहीं और नहीं मिलने वाला, तो आप लोग इस चीज को सीरियसली लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, ठीक है भाई। इसके बाद इसका उपयोग निर्देशों को स्टोर करने के लिए अस्थायी रूप से किया जाता है। ये कैसी मेमोरी है, ये एक अस्थायी है बच्चों, क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है, ये बात आपको याद रखनी है, एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, टेम्पररी मेमोरी है। अगर सवाल आए कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, अभी मैंने पीछे बताई कि जो कैश मेमोरी है वो रैम से भी तेज होती है, अब यहां मैंने बता दिया कि रजिस्टर मेमोरी भी तेज, बहुत तेज होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो सीपीयू के अंदर ही होती है, तो अब कैश मेमोरी तेज है, ये रजिस्टर मेमोरी तेज है। सवाल अगर ऐसा है कि कैश मेमोरी भी ऑप्शन में है और रजिस्टर मेमोरी भी ऑप्शन में है और दो कोई अन्य मेमोरी है, ठीक है, जिनका आप नाम भी नहीं जानते, तो फिर आपको उत्तर देना है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है बच्चों, क्या देना है, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी में सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो होती है आपकी कौन सी बच्चों, रजिस्टर मेमोरी, ये बात ध्यान रखनी है। अगर ऑप्शन के अंदर रजिस्टर ना हो और केवल कैश मेमोरी हो और तीन ऑप्शन कोई अलग हो तो आंसर कैश मेमोरी होगा, ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डाउट क्लियर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं बात करता हूं सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है बच्चों, किसकी, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी, जिसको सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, जिसको बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी कैसी मेमोरी होती है, वो स्थायी मेमोरी होती है, उसके अंदर हम डेटा को स्थायी रूप से परमानेंटली सेव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो है अगर हम डेटा परमानेंट सेव कर सकते हैं तो फिर लाइट के कट जाने पर, ठीक है, अचानक कंप्यूटर बंद हो जाने पर तब भी डेटा सेव रहेगा इसके अंदर, बिल्कुल भाई तब भी डेटा सेव रहेगा, इसलिए क्या है, स्थायी मेमोरी है। और अगर लाइट के भाग जाने पर डेटा बाद में भी हम देख सकते हैं तो फिर इसका मतलब ये ऐसी मेमोरी है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे मैंने आपको रोम बताई थी, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीयक मेमोरी को बाहरी मेमोरी, सहायक मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। डेटा को स्थायी रूप से परमानेंट सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें संग्रहित डेटा, इसके अंदर जो डेटा सेव होता है, ठीक है, हमेशा सुरक्षित रहता है, ठीक है, आप कभी भी इसको देख सकते हो, कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। जब तक डिलीट नहीं करोगे तब तक डिलीट नहीं होगा इसके अंदर, वो हमेशा रहेगा, तथा कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे रैम के अंदर कंप्यूटर बंद हुआ तो रैम का सारा डेटा डिलीट, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा कभी भी ऐसा। हार्ड डिस्क होती है या आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की आपकी द्वितीयक मेमोरी होती है। ये आपके सामने एक कंप्लीट आपके सामने एक चार्ट है, ये सेकेंडरी मेमोरी का बच्चों, ठीक है। जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है इससे बाहर नहीं हो सकती, ध्यान रखना। दो प्रकार की होती है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसको मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। जो मैग्नेटिक टेप है ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा को सीक्वेंस के रूप से ही तो किया जाता है और सीक्वेंस के रूप में ही एक्सेस किया जाता है, ये बात ध्यान रखो। जैसे मान लिया इस मेमोरी के अंदर मान लिया मैं 10 गाने डाल दूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अगर मुझे 8वां गाना सुनना है तो मुझे 7 गाने सुनने पड़ेंगे, उसके बाद 8वें तक पहुंच पाऊंगा। ऐसा है सिस्टम इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसमें आप डायरेक्ट किसी भी मेमोरी के अंदर जाकर किसी भी फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी होती है एक मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और बच्चों मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ये दो प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क जिसको शॉर्टकट में एफडीडी बोलते हैं। सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि एफडीडी की फुल फॉर्म क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। और ये एक होती है आपकी हार्ड डिस्क, जो मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है, यानी कि चुंबकीय मेमोरी इसको बोलते हैं, चुंबकीय मेमोरी, ठीक है, चुंबकीय डिस्क बोलते हैं इसको बच्चों। हार्ड डिस्क की फुल फॉर्म, हार्ड डिस्क की जो शॉर्ट फॉर्म है वो होती है एसडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और हार्ड डिस्क को वेनचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है, ठीक है, ये जिप डिस्क भी इसको कहा जाता है, इसके प्रकार है। और डिस्क पैक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क से सवाल आ सकता है कि ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण बताओ, तो सीडी रोम, सीडी रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी, ऐसी सीडी जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, डिलीट व बदला नहीं जा सकता, सीडी रोम कहलाता है, ठीक है। एक होती है सीडीआर, ठीक है बच्चों, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल। और ये आपका सीडीआरडब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म। और डीवीडी बच्चों, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर बात करूं मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस की अलग से, तो ये आपका जो फ्लैश ड्राइव है, इस फ्लैश ड्राइव को इसको यूएसबी ड्राइव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूएसबी ड्राइव, ठीक है। जो आप पेन ड्राइव यूज करते हो उस पेन ड्राइव, पूछा जाएगा कि पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है,
तो दो तरीके के आंसर है इसके। पहला आंसर कि पेन ड्राइव एक जो है आप लोगों का सेकेंडरी डिवाइस है, या फिर एक फ्लैश ड्राइव भी है, यानी कि फ्लैश मेमोरी का प्रकार भी है पेन ड्राइव। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है एकदम सही तरीके से। ठीक है, और यूएसबी ड्राइव फ्लैश ड्राइव को कहा जाता है। ठीक है, और मेमोरी कार्ड जिसको आप लोग एसडी कार्ड बोलते हो, अपने मोबाइल में जो आप यूज करते हो वो मेमोरी कार्ड ही तो है। तो बस बच्चों ये था आपका कंप्लीट मेमोरी का सेशन। और कैसा लगा एक बार सारे बच्चे कमेंट में जरूर लिखना है बात कि सर सेशन कैसा लगा। ठीक है बच्चों, और ऐसी वीडियो मैं आपको लगभग हर टॉपिक की दूंगा, छोटी छोटी वीडियो 15-15 20 मिनट की वीडियो, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आए। किसी टॉपिक को अगर जल्दी कवर करना हो तो इन वीडियो से किया जा सकता है और आपका टॉपिक में कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।